स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। आज का जो मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ये है आरआरबी ग्रुप डी में पेपर जो हुआ था 8 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में। तो उसका मैं मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाना है, तो बी का हिस्सा कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पैसा कितना है? 2400 रुपए। 2400 रुपए है। बी का हिस्सा इसमें फाइंड करना है और दो लोग ही हैं, ए और बी है। तो बी का हिस्सा ये वाला है, 5 वाला। 5 हिस्सा बी का है और टोटल कितना हिस्सा है? 7 ए का है और 5 बी का है। तो 7 5 12, टोटल 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दे तो बी का हिस्सा फाइंड हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 200। 200 गुणे 5, 5 दूनी 10, आ जाएगा 1000। तो 1000 रुपए बी का हिस्सा होगा। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं, मैं आपके लिए बता दूं कि मैं इसमें रेलवे की तैयारी करा रहा हूं और जितने भी तरीके के पेपर इसमें होते हैं रेलवे के, सभी पेपर की मैं तैयारी करा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं इस दूसरे क्वेश्चन को। 5800 रुपए की राशि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी ये फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज लग रहा है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें तो ये होता है प्रिंसिपल मूलधन गुणे इंटरेस्ट रेट, ये ब्याज दर गुणे समय टाइम अपॉन 100। तो मूलधन क्या है? मूलधन है 5800, 5800 रख दें। इंटरेस्ट रेट है 6%, 6 रख दें। टाइम दिया हुआ है 4 साल का, तो ये हो जाएगा 4। डिवाइड करना होगा 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो 58 ये और 6 चौके 24 ये हो जाएगा गुणे 24। सॉल्व करें इसे तो 24 अट्ठे 192, 2 19 बचेगा। 24 पंचे 120, 120 और 19 ये हो जाएगा 139, 1392 ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें पूछा गया है कि यह राशि कितनी हो जाएगी। तो पहले अमाउंट था 5800 रुपए, 5800 इसमें इंटरेस्ट और जोड़ दें, जो ब्याज होगी इसको और जोड़ दें, जो आया 1392। तो 1392 इसमें जोड़ दें तो 92 और 8 3 11 1 और 5 1 6 1 हासिल 7, 7192 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बार यहाँ पे था 2 अंकों पे, 2 अंकों पे बार है, तो इसे पी और पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो जब ऐसे बार के क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा नंबर लिखना है। जैसे ये 359 है तो 359 लिख लीजिए। जितने नंबर पे बार नहीं है उसको घटाना है। तो इसमें ये केवल 3 पे बार नहीं है, तो इसको इसमें से घटा लेना है। घटाया। अब डिवाइड करना है जितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार है, जैसे 2 नंबर पे बार है तो उतने तो 9, और जितने में बार नहीं है उतने 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 359 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 356 और ये हो जाएगा 990। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, तो 2 से डिवाइड कर लें तो 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, 178 और 2 से इसे डिवाइड करें तो 4 19 9 9 दूनी 18 5 495। तो 178 बट्टे 495 ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 3422 का अंतर है। 3422 का अंतर है, दो धनात्मक संख्या है, तो एक को अगर हम x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 3422। क्योंकि एक अगर x मान लिए तो दूसरी को हम 3422 इसमें ऐड करके मान सकते हैं, ये दूसरी संख्या होगी। अब देखें तो कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 होता है और शेषफल 290 होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का मासा। तो पहले हमें बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर बड़ी संख्या आएगी और फिर इससे मासा निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ होने वाला है।
लेंदी होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आए एग्जाम में आप लास्ट के लिए छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन उलझेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको अप्रोच यही अपनाना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए ही छोड़ना है। इसे भी मैं लास्ट में ही बताऊंगा। पहले जो आसान आसान क्वेश्चन है पहले वो कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह से आप भी आदत डालिए कि जो टफ क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन आपको लगे वो लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और बाद में करिए, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। इसे मैं बताऊंगा ये चौथा क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेन आरेख का क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें कह रहा है कि जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पढ़ते हैं उनका वेन डायग्राम दिया है। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो भौतिकी और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। तो भौतिकी भी पढ़ें और रसायन विज्ञान, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि रसायन ये ऐसे हैं तो इन दोनों का कॉमन जो होगा ये है। कह रहा है कि लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, गणित इसमें से हटा दें तो ये पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, ये वाला। तो बचा कितना, केवल यही बचा 13। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए की आयु बी की आयु से दुगने का 42 वर्ष है। ए की आयु बी की आयु के दुगने का योग जो है वो 42 वर्ष है। तो अगर हम ए की आयु ए मान लें, ए की आयु ए मान लें और बी की आयु बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, बी की आयु का दुगना का योग, तो 2b a प्लस 2b ये किसके इक्वल हो जाएगा, 42 के। एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखें तो जब a की आयु के दुगने, अब कह रहा है कि दुगना a की आयु का b की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाता है, इसमें 3 गुना b की आयु जोड़ दें तो कह रहा है कि परिणाम 69 वर्ष हो जाता है, ये 69 वर्ष हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। आप पूछा क्या गया है, ए और बी के आयु का योग वर्षों में ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ए और बी की आयु का योग निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर 2 ए है, और यहाँ देखें तो 2 बी है और ये 3 बी है। अगर ये इक्वेशन 1 को हम 2 से घटा दें, ए प्लस 2b इक्वल टू 42 है, पहला जो इक्वेशन है ये है। तो इसमें एक ए बच जाएगा और एक बी बच जाएगा, क्योंकि एक एक इसमें ज्यादा है तो घटा ली इसको, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो एक एक इसमें से हम घटा लें, तो घटाएंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहां से घटाएं तो 2a से एक ए बचेगा, प्लस 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा एक बी, और 69 में से 42 जाएगा तो आ जाएगा 27। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए थी, a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लिए, केवल जो इक्वेशन 1 है उसे सब्ट्रैक्ट करके अब इक्वेशन 2 से। तो यही हमें फाइंड करना था, ये आ गया 27, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा गया है कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो खिलाड़ी हैं लेकिन कोच नहीं है। तो लड़कियां, क्योंकि लड़कियों का पूछा गया है, तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं। तो लड़कियां देखें तो यहां पर हैं, ये इस डायग्राम में इस गोले में है, और कह रहा है कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कौन है, प्लेयर। तो प्लेयर ये हैं, ये प्लेयर का है। तो इसमें कॉमन कौन सा हो गया, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट हो गया ये कॉमन हो गया। और इसमें देखें कि कोच नहीं हो, जो कोच ना हो वो हम इसमें निकाल दें। तो कोच वाला ये पार्ट है, तो ये पार्ट जो होगा ये निकालना पड़ेगा। तो बचेगा कौन, ये वाला। तो ये है 9, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऐसी जो खिलाड़ी होंगी वो 9 होंगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये सिलेंडर का क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये पाई की वैल्यू इसमें नहीं रखी गई है, तो हम पाई को ऐसे ही रख लें। आर, आर क्या है,
इसमें जो त्रिज्या दी हुई है ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 15 है और ऊंचाई ऊंचाई दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो 32। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 30, पाई को अलग ही रखें, 15 दूना 30 और ये 32 और बचा है, तो इसे सॉल्व करें। तो 3 से अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 32 या 96, 96 एक जीरो है तो ये हो जाएगा 960, और ये पाई था तो ये आ जाएगा पाई, और ये सभी सेंटीमीटर में थे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 960 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि समीकरण एक ये समीकरण दिया हुआ है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। कह रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर पहला मूल मान लें अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा, व्युत्क्रम दिया हुआ है तो दूसरा मूल हो जाएगा 1/अल्फा। तो दो मूल ये ऐसे हो जाएंगे, अगर हम अल्फा मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/अल्फा। इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो हमने मान रखा है, ये रूट जो मान रखे हैं मूल, ये अल्फा माने हैं तो दूसरा 1/अल्फा हो गया है। तो अल्फा की भी वैल्यू चाहिए अगर ऐसे देखें तो अल्फा की वैल्यू एलिमिनेट कैसे हो, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये जो दो रूट हैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर दें, मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो मल्टीप्लीकेशन जो दो रूट का होगा वो आ जाएगा 1। ये 1 आया तो हम इस इक्वेशन से भी इसके मल्टीप्लीकेशन निकाल लें कि क्या होगा। तो ये होता है, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब ऐसे फॉर्म में होता है तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है c/a, और इसमें c और a क्या है, c है जो कांस्टेंट पार्ट होगा और a है x² का कोफिशिएंट। तो c इसमें से देखें तो ये है कोफिशिएंट k-4, तो k-4 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, x² का इसमें कोफिशिएंट 4 है तो अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 और k-4 हो जाएगा। यहां से अब k की वैल्यू निकालें तो 4 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 4 और 4 8, तो k की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दो कंडीशन दी हुई है इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के, ये और इसमें फाइंड क्या करना है, x और y का अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं इस रेशियो से। तो अगर हम इस रेशियो और प्रोपोर्शन को भिन्न में लिखें, रेशियो में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, तो 8:4 है तो ये हो जाएगा 8/4, और ये समानुपात का चिन्ह है तो ये हो जाएगा इक्वल, और ये 3.2 अनुपाते x है तो ये आ जाएगा 3.2 अपॉन x। 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1.6। x की वैल्यू यहां से निकालें तो ये आ जाएगा 1.6, x की वैल्यू आ गई 1.6। ऐसे ही अगर इस अनुपात को लें तो 3:6 है तो ये आ जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा इक्वल 6:y तो ये आ जाएगा 6/y। 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, y की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई 1.6। x और y का अनुपात निकालना है तो x/y की वैल्यू निकाल ले, तो 1.6 डिवाइड में आ जाएगा 12, दशमलव को हटाएं ये हो जाएगा 16, और डिवाइड में 10 आ जाएगा। अब 12 पहले ही डिवाइड में था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करें तो 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3, और 2 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, और 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, 2 ये हो जाएगा 5×3=15, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:15। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित डेटा का बहुलक इसमें फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो इतने ढेर सारे नंबर हैं, इसमें मोड फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है, या कहें कि बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही होता है उसका मोड, या कहें कि बहुलक। तो अगर इसमें देखें तो इसमें बहुत तरीके के नंबर हैं,
तो उनको अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ऑप्शंस की हेल्प ले लीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई बहुलक होगा। तो इन्हीं में को देख ले कि 54 कितनी बार है, 48 कितनी बार है, 50 कितनी बार है और 46 कितनी बार है। तो इन्हीं में से हम देख लें कि जो ज्यादा बार होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 54 देखें, तो 54 ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 हो गए 54। 48 देखें, 48 एक यहाँ हो गया, 2 3 4, 4 48 है। 50 देखें, तो 50 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 हो गए। 46 देखें, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2, एक यहाँ है, 3, तो 3 है 46। सबसे ज्यादा कौन है, 48 है। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप केवल ऑप्शंस की हेल्प लीजिए और वही 4 नंबर को ही कंसीडर करिए जो उस ऑप्शन में दिए हुए हो, तो आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को जो क्रमशः 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, फाइंड करना है। तो रेलगाड़ी जो है वो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार कर जाती है और इनकी स्पीड भी दी हुई है जी। तो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें फाइंड करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये है x। तो रेलगाड़ी की लंबाई को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें, लेंथ को स्पीड से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा समय के इक्वल। तो इसमें लेंथ क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो लेंथ की जगह हम रख दें x। और स्पीड, क्योंकि स्पीड 2 है, रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्षिक सापेक्ष गति होगी। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो जो ये गति होगी, ये वाली गति होगी, वो रेलगाड़ी की स्पीड में घट जाएगी। और इसमें रेलगाड़ी की स्पीड भी नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की स्पीड है y। स्पीड जो रेलगाड़ी की है वो y मान लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं y। तो y में अगर हम पहला आदमी है, इसको अगर हम देखें, जो पहला व्यक्ति है, अगर इसको देखें तो ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो इसकी स्पीड में ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम हो जाएगी। तो y माइनस 15 और समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड, तो 20 सेकंड ये इसका समय आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यहां से ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी देखें जो दूसरे व्यक्ति से बनती है, तो इसकी स्पीड 35 है, तो लेंथ तो x ही रहेगी क्योंकि रेलगाड़ी पार कर रही है। और अब स्पीड क्या हो जाएगी, ये जो रेलगाड़ी की स्पीड है ये घट जाएगी, ये स्पीड 35 की स्पीड जो है ये इस रेलगाड़ी की स्पीड में घट जाएगी। तो y में 35 घटेगा, तो अब इसका समय क्या आ जाएगा, 40, क्योंकि इसको अब समय लगता है 40 सेकेंड। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई इसमें फाइंड करनी है, तो या तो हम y की वैल्यू इसमें एलिमिनेट कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एलिमिनेट तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि y में कुछ घट रहा है और इसमें भी ऐसे ही घट रहा है, क्योंकि अलग अलग चीजें घट रही हैं। तो पहले हम y की वैल्यू निकाल लें। तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दें। इक्वेशन 2 पहले को दूसरे से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 15 अपॉन में x अपॉन वाई माइनस 35, और इधर आ जाएगा 20/40। 20 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये पार्ट, ये हो जाएगा y माइनस 35/y-15 और ये हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 70, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 15। y इधर ले आए तो 2 में से 1 जाएगा तो y हो जाएगा, 70 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 70 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा 55। तो y की वैल्यू आ गई 55। अब किसी इक्वेशन में हम रख के वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो पहले इक्वेशन में ले लें, पहले इक्वेशन में तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 15, वाई की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 55 आ गई, 55 में से 15 घटेगा तो 40 और ये इक्वल था 20 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 40 तो हो जाएगा 800।
और ये जो स्पीड थी मीटर पर सेकंड में थी, तो ये हो जाएगा मीटर में। जो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी ये मीटर में आ जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण है जिसकी मूल 7 है और 12 है? तो इसकी मैं आसान सी ट्रिक बता देता हूं आपको। क्योंकि जब ऐसे द्विघात समीकरण निकालना होता है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा बीटा है ये जो दो मूल दिए हुए हैं, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा है मूल, जो द्विघात समीकरण के होंगे ये मूल हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। अब इसमें हम वैल्यू रख दें अल्फा बीटा की। अगर हम अल्फा 7 मान लें, बीटा 12 माने, तो 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स हो जाएगा। और प्लस अल्फा बीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 सते 84। तो इक्वेशन बन जाएगी ये। और ये है यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, एक्स यहाँ पे मान लीजिए है ये, यहाँ पे सभी में एक्स मिसिंग है। तो ये है इसमें ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा का एक वर्ष का कुल व्यय दिया हुआ है 4,20,000 है। यदि उसका मासिक वेतन 45,000 है तो उसकी औसत मासिक बचत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो औसत मासिक बचत इसमें फाइंड करना है। एवरेज सेविंग, तो एवरेज सेविंग निकालना है और हर महीने का निकालना है। और ये जो कुल व्यय दिया हुआ है ये वर्ष का दिया हुआ है, इसे भी एक महीने का निकाल ले। तो ये 4,20,000 को 12 से डिवाइड कर दें तो ये भी महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड कर लें, तो 12 36, यहाँ बचा 60, 12 पंचे 60, 3 जीरो बचेंगे, ये आ जाएगा 35,000। तो जो व्यय होगा, व्यय एक्सपेंडिचर होगा, व्यय वो आ गया 35,000। और वेतन है 45,000। तो वेतन में से ये जो व्यय है 35,000, इसे घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बचा रहे हैं। तो 45 में से 35 घटेगा तो 10,000। और यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों नहीं, यहाँ पे तीनों होंगे क्योंकि 3 लोग दिए हुए हैं। तो वे तीनों मिलकर काम करें तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो 3 लोग हैं, एक 12 दिन में पूरा कर सकता है, दूसरा कर सकता है 15 दिन में, और तीसरा कर सकता है 9 दिन में। तो टोटल काम निकाल लें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये जो 3 समय दिए हुए हैं इसका एलसीएम ले लें। 12, 15 और 9, 4 3 12, 12 नहीं 108, 15, 90, 180। एलसीएम आ जाएगा 180। तो 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगी इसकी इफिशियंसी और निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमें फाइंड करना है। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा इसका फार्मूला। तो वर्क आ गया 180, 180 काम आ गया, इफिशियंसी और निकाल लें जो इनकी क्षमता है एक आदमी की। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो पहले की क्षमता आ जाएगी, 15 से डिवाइड करेंगे, इसी के समय से डिवाइड करेंगे तो उसकी क्षमता आ जाएगी। तो टोटल काम 180 है, अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15। तो इसकी जो क्षमता होगी पहले वाले की 15 आ जाएगी। ऐसे दूसरे वाले से डिवाइड करें तो आ जाएगा 12, और 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इसकी क्षमता आ गई 20। टोटल वर्क है 180। इफिशियंसी, क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी इसमें। तो 15, 12, 27, 27 और 20, 47, 47 इतना आ जाएगा दिन, क्योंकि ये दिन में लग रहा था। तो इतना समय आएगा जब वो तीनों काम कर रहे हैं। तो इसे भिन्न में लिखना है, तो भिन्न में लिखें। 50 था, अगर इसे हम 50 मान लें तो 3 बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा केवल। तो 47 दिया, ये हो जाएगा 4 3 12, 141, ये आ जाएगा 39। 3 सहित 39/47 इतना दिन लगेगा जब तीनों काम
करेंगे। और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कोण दिया हुआ है, एक कोण ये दिया हुआ है और एक कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, ये संपूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो दो कोण दिए हुए हैं और ये कहा गया कि ये संपूरक कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो ये दोनों जो कोण होंगे 3x माइनस 5 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, ये संपूरक कोण है। तो इनका दोनों का योग जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 80 इसमें से घटा लें तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3x माइनस 5, 5 इसमें हम और जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा तो 105 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 105 और 3 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 35। x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। तो जो x पूछा गया था इसमें ये हो जाएगा 35 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास का। तो पहले बॉड मास में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है यहाँ पर, तो पहले इसे सॉल्व कर लें। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो जाएगा 3 और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो इसे हम अलग कर लें, 5 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 माइनस 32 और प्लस ये 8 गुणे 0। अब ऑफ है नहीं, डिवीजन, डिवीजन कहीं है नहीं, डिवीजन भी नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन देखें, तो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। तो 8 गुणे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। अब एडिशन, एडिशन देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को। तो हम अब सॉल्व कर लें, तो इसे हम ओपन करें तो 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125 माइनस 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 और प्लस 9 माइनस 32। तो 125 और 9 ये हो जाएगा 134 माइनस ये और ये माइनस में है तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 81 और 32 ये हो जाएगा 113। 134 में से 113 घटेगा तो ये आ जाएगा 21। 21 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला निकटतम अनुमानित मान इसमें फाइंड करना है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो दशमलव में नंबर है इन्हें अप्रॉक्स ले लें। तो ये 4.99 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5। फिर डिवाइड 0.99 को लिख सकते हैं 1 क्योंकि ये 1 के करीब है, और माइनस ये 4.01 को लिख सकते हैं 4, गुणे 2 और प्लस 3.59, 3.59 ये 4 के लगभग है, यह रहेगा 4। अब इसे हम सॉल्व करें तो बॉड मास लगेगा। तो बॉड मास में पहले हमें, बॉड मास में ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन, तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करें। तो पहले ये सॉल्व करें, तो 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आ जाएगा 5 माइनस डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है 4 दूनी 8 तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो 5 और 4 9, 9 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 1 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस लंब बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा ये फाइंड करना है। बेलन का आयतन फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 50, आर की वैल्यू अगर हम और फाइंड कर लें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए दिया हुआ है कि ठोस लंब बेलन के आधार की परिधि, जो आधार होगा उसकी परिधि दी हुई है 136.4। तो आधार क्या होगा, आधार होगा सर्कुलर, सर्कुलर होगा, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है 136.4। आर की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, तो 2 गुणे 22 की पाई की वैल्यू रखें तो हो जाएगा 22/7, आर ऐसे ही रख देंगे और ये हो जाएगा 136.4। 2 से डिवाइड करें तो 6 दूनी 12, 6 8.2, 22 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा
22 3 का 66, यहाँ बचा दशमलव लगाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 एक कम 22, ये हो जाएगा r बटे 7, ये हो जाएगा 3.1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3.7 में 3.1 में 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 एकम 7, 7 21, 21.7 ये आ जाएगी त्रिज्या। तो अब इसमें हम वैल्यू रख दें इस फार्मूले में, तो पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ये नंबर में दी हुई है, तो 22/7 और r की वैल्यू 21.7 गुणे 21.7 और h की वैल्यू 50 है, तो हो जाएगा 50। सॉल्व करें तो 7 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 3.1, तो इससे डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 3.1। तो 22 22 और 50, 22 और 50 का मल्टीप्लाई करें, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110, एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, 3.1 गुणे 21.7, दो जीरो हैं तो दशमलव को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एक जीरो से ये एक दशमलव और एक जीरो से ये एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 गुणे 31 गुणे 217। अब इसे सॉल्व करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें तो सभी के जो यूनिट डिजिट दिए हुए हैं ये सभी अलग अलग दिए हुए हैं, तो केवल हम यूनिट डिजिट निकाल के इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूनिट डिजिट निकालें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यूनिट डिजिट जो होगी लास्ट डिजिट होगी 7, जिसमें भी 7 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप देखें तो इसमें है केवल ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ये हम केवल निकाल लिए लास्ट की डिजिट देख के, तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो एक वस्तु का सूची मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपए है, सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य इतना करने के लिए ग्राहक को पहले से छूट वाले मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, ये फाइंड करना है। कह रहा है कि पहले जो सूची मूल्य था, जो लिस्ट प्राइस था वो 1200 रुपए था, 1200 रुपए, इसमें 15% की छूट दी गई, तो 15% की छूट निकाल लें, तो 100 में 15 जाएगा तो 85, 85% की वैल्यू निकाल लें, 85/100, तो अब जो वैल्यू बचेगी 15% की छूट के बाद तो उसको निकाल लें, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब इसे सॉल्व करें तो 12 पंचे 60, 6 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, तो ये आ जाएगा 1020, 15% की छूट देने के बाद। लेकिन कह रहा है कि शुद्ध विक्रय मूल्य जो है वो ये है, वो ये क्यों है, क्योंकि एक अतिरिक्त छूट और दी जाती है, तो वो छूट भी निकाल लें, तो छूट निकालने के लिए ये वैल्यू को हम घटा दें, तो जो अब डिस्काउंट दिया जाएगा इसके ऊपर वो हमें फाइंड हो जाएगा, 887.4 घटा दें इसमें से, तो यहाँ पे जीरो आएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और ये बचा 11, 11 में से 8 गया 3 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया, ये हो जाएगा 1, 132.6 रुपए की और छूट दी जाएगी, कितने में से, 1020 में से, 1020 में से, और परसेंट में निकालना है तो ये हो जाएगा 100, तो वो छूट कितनी हो जाएगी, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने, क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ये काफी डिफरेंस दिया हुआ है 0.55 का, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें। 102 को अगर हम 102 को 100 कंसीडर कर लें, 132.6 बटे 100 कर लें, तो ये 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 10 ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, ये एक शिफ्ट और आएगा आगे, 13.26, 13.26 के लगभग आएगी वैल्यू, जब हमने 102 को 100 मान लिया, तो ये 2 ज्यादा था, तो 2 ज्यादा होता तो इसकी वैल्यू 13.26 से कम आती, 13.26 से कम आएगी,
और अगर आप ऑप्शन में देखें तो 13.26 से वैल्यू केवल थोड़ा सा कम जो है ये है 13 के लगभग ऑप्शन 2 में, तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप आसानी से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति दिया हुआ है कि 14 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह पहली एक तिहाई दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है ये फाइंड करना है। तो पहली दूरी जो तय कर रहा है वो एक तिहाई तय कर रहा है। तो एक तिहाई तय कर रहा है तो हम दूरी जो है वो 3x मान लें, क्योंकि एक तिहाई इसका निकालना आसान हो जाएगा। 3x का अगर हम एक तिहाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा x। और ये इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें से समय निकाल लें। तो 40 से अगर हम डिवाइड कर दें, 40 से डिवाइड कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा जो इस पार्ट के लिए लग रहा है, क्योंकि टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 14 घंटे। और इसमें अगर हम ये टाइम और जोड़ दें जो शेष दूरी थी, तो x दूरी इसमें कवर हो गई, शेष दूरी कितनी बचेगी? तो टोटल 3x है। x दूरी कवर हो गई तो 2x बची थी, तो 2x जो शेष दूरी होगी वो 2x हो जाएगी। और ये किस स्पीड से तय कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से तय कर रहा है तो 60 से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो एक समय जो इसका आएगा और पहले वाले के साथ जोड़ देंगे तो टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ 14 घंटे, तो 14 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें हम x केवल अननोन है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें और 20 और कॉमन ले सकते हैं डिवाइड में, 20 और कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 प्लस और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 14 की। तो x/20 और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14 की। तो 4 3 7 7x बटे 20 छंगम 120 और ये हो जाएगा 14। 7 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 2। x की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 गुणे 2 तो यह आ जाएगा 240। और जो टोटल डिस्टेंस है वो मान रखी है 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो 3 गुणे 240 ये हो जाएगा 24 72 720 और ये हो जाएगा किलोमीटर में। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 720 किलोमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास का, बॉड मास में पहले क्या लगाते हैं? बी। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी अगर आप देखें 3 ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे? पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अलग से सॉल्व कर लें तो 2 प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और एक 7, 7/3। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 7/3। तो इसे हम लिख लें 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7/3, 7/3 और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट अब हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट जो मीडियम ब्रैकेट होगा उसे। तो मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमें बॉड मास लगाना पड़ेगा। तो बॉड मास में पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन। ये तो 2 डिवाइडेड बाई 7/3 है, तो ये हो जाएगा 2/7/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/7। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह ये पूरे की जगह 6/7 लिख सकते हैं। और ये अगर हमें पूरा सॉल्व करना है तो 2 प्लस 6/7 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करें तो 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई और ये पूरा हो गया 20/7, 20/7 ब्रैकेट क्लोज। और अब इस डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो पहले डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2/20/7 है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 दूनी 14, 14/20 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 7/10। तो इसे हम लिखें तो 2 प्लस और ये हो जाएगा
2 प्लस इसका पूरा आ गया वैल्यू 7/10, तो ये हो जाएगा 7/10। तो अब ये सभी प्लस में बचे, एडिशन में ही बचे हैं, तो 2 और 2 4, 4 प्लस 7/10, ये 10 है। तो 10 चौके 40, 40 और 7 47, 47/10, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गोपाल 4,000 रुपए निकालने बैंक गया। उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही दिए जाएं। गोपाल को कुल 50 नोट मिले, उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले, ये फाइंड करना है। तो 50 रुपए के नोट इसमें फाइंड करना है। जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं उसके लिए बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो जिस नोट का पूछा गया है, उसकी संख्या पूछी गई है, उसके अपोजिट आप नोट मान लीजिए कि सभी नोट उसके अपोजिट वाले हैं। जैसे इसमें 2 नोट थे 50 और 100 के, 50 वाले की संख्या इसमें हमें फाइंड करनी है, तो इसके अपोजिट वाले का भी मान लीजिए कि आप कि सभी नोट अपोजिट वाले हैं। तो 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50, तो आप सभी को मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5000। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5000, लेकिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 4000। ये जो डिफरेंस आ गया इस वैल्यू में और इस वैल्यू में, तो ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस इन मनी, ये कितना आ जाएगा, 5000 में 4000 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसको आपको डिवाइड करना है डिफरेंस इन नोट वैल्यू, नोट वैल्यू, क्योंकि इसमें तो कुछ 50 के भी होंगे, तो उसका डिफरेंस कितना है ये आप उससे डिवाइड कर देंगे, तो जिसकी आपको संख्या फाइंड करनी थी वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो डिफरेंस इन मनी कितना हो गया, 5000 माइनस 4000 अपॉन डिफरेंस इन नोट वैल्यू। तो डिफरेंस कितना है नोट वैल्यू का, एक का 100 रुपए है, एक का 50 है, तो 100 में से 50 घटा दें, तो यही हो जाएगी 50 वाले नोट की संख्या। जो 50 रुपए नोट की संख्या होगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो 5000 में से 4000 कटेगा तो ये आ जाएगा 1000, और 100 में से 50 जाएगा तो 50, 0 से 0, 5 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20। तो 50 वाले नोट की संख्या आ जाएगी 20, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ 11.6% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या है रुपए में, ये फाइंड करना है। इसमें जो लाभ दिया हुआ है वो दशमलव में दिया हुआ है, तो इसमें भी काफी टाइम लगेगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़िए, मैं इसे भी लास्ट में बताऊंगा आपको जब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे तब। तो आप भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है लास्ट के लिए छोड़िए, अगर आपके पास टाइम बचेगा, जो दशमलव में है थोड़ा सा लेंदी लग रहे हैं तो उसे लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। जो जो आसान क्वेश्चन आपको लगे पहले उन्हें आपको सॉल्व करना है, फिर आपको जो टफ क्वेश्चन थे, जो लेंदी क्वेश्चन थे जिनमें टाइम लगना था, जब आपके पास टाइम बचे तभी आप उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में देखें तो ये है cos 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 40 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री। इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस ये 1 प्लस साइन 40 और 1 प्लस साइन 40 ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस 2 इंटू साइन 40 डिग्री। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके 1 हो जाएंगे, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 40 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री इक्वल टू, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 40 डिग्री
इंटू कॉस 40 डिग्री। तो 1 प्लस साइन 40 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस 40 डिग्री। और तो इसे हम कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस को सेक कॉस 40, सेक 40 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक 40 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वही अनुमानित मान का इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें तो 7.98 को लिख सकते हैं 8 माइनस ये ब्रैकेट में हो जाएगा 6.064 है तो इसे 6 लिख लें, प्लस इसे हम 6 लिख सकते हैं और ये डिवाइड में इसे भी 6 लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसे हम 2 के लगभग लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 1 के लगभग। इसे सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में डिवीजन सॉल्व होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 6 तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 6 के साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा 7। तो 8 माइनस 7 और प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1, 8 और 1 9, 9 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक खोखला गोलाकार खोल 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना हुआ है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो खोल का भार किलोग्राम में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो भार इसमें फाइंड करना है वेट, वेट वेट क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी या आयतन होगा, आयतन को घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो भार होगा वो आ जाएगा। तो पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा क्योंकि घनत्व तो ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ये हो जाएगा खोखला गोलाकार खोल है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। तो इसमें वैल्यू रखते हैं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r1 क्यूब, तो जो बाहरी त्रिज्या है वो 9 है, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 माइनस, और जो अंतः त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लें तो 4 गुणे 22 और ये हो जाएगा 7 गुणे 3, 729 में से 512 घटाए 29 में से 12 घटेगा तो यह आ जाएगा 17, 7 में से 5 गया तो 2, 217, 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 3 21, 3 7 एकम 7 31, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 31। इसमें हम वैल्यू रख दें, इसमें आयतन 88/3 और 88/3 गुणे 31 है और घनत्व दिया हुआ है 6 ग्राम, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 का इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा भार वेट। सॉल्व करें तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 88 गुणे 31 गुणे 2। सॉल्व करें इसे, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 31 31 दूनी 62, 88 गुणे 62। सॉल्व कर लें तो 88 और 62 का मल्टीप्लाई कर लें तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 16 48 हो जाएगा 64 और 1 65, 6 8 छंग 48, 48 और 6 54, तो 5456, 5456 ये आ जाएगा ग्राम में, और इसे हमें फाइंड किस में करना है किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5456 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा किलोग्राम। तो 3 जीरो है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 3 अंक के पहले, तो ये हो जाएगा 5.456 किलोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है। तो अब जो मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वा रखे थे अब इसको सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। कौन कौन से क्वेश्चन छुड़वा रखे थे, 2 क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि अब जो ये वाला क्वेश्चन था
तो इसी तरह से आपको भी करना है, जैसे मैंने किया है कि जो आपको लेंदी लग रहा है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और बाद में ही करिए जब आपके पास समय बचा हो। तो इसको भी बता देता हूं कि दो धनात्मक संख्याएं थी, उनके बीच अंतर 3422 का अंतर था। तो एक संख्या x हो गई, तो इसमें 3422 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या फाइंड हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, ये बड़ी होगी क्योंकि x में ये जुड़ रहा है, x प्लस 3422। अब ये छोटी संख्या से डिवाइड करें, ये छोटी होगी x, इससे डिवाइड करेंगे तो भागफल तो 4 आएगा लेकिन शेषफल भी 290 आएगा। तो इस शेषफल को अगर हम इस नंबर से घटा दें 290, इस नंबर से घटा दें ये जो बड़ी संख्या में से, तो ये जो भागफल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 290 इसमें से घटाएं, अगर ये पूरा 300 घटाएं तो ये हो जाएगा 3400 में से 3 घटेगा तो 3122 हो जाएगा। 10 कम था तो 10 ज्यादा हो जाएगा, 3132 डिवाइडेड बाई एक्स और ये हो जाएगा 4। एक्स से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स 1 और ये हो जाएगा 3132 बटे एक्स और ये हो जाएगा 4। एक इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का बचेगा 3, 3 से इसे डिवाइड कर लें तो 3 एक कम 3 और 0 44। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1044। अब इसमें फाइंड क्या करना है कि दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहां से रखें तो 1044 में 3422 और जोड़ना पड़ेगा, 3422 तो 66 और ये हो जाएगा 4466। तो इस बड़ी संख्या से 4292 का मासा निकालना है। एक नंबर ये हो गई, एक नंबर 4292 है। तो इसे अब डिवीजन मेथड से निकालें तो ये छोटी संख्या है 4292, तो इससे हम डिवाइड कर दें 4466 को। एक बार जाएगा तो यह आ जाएगा 4292 और 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 1, 174 बचा। अब 174 से 4292 को डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा तो 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1 और 42 में से 8 32 गया और 42 में से 34 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, 2 उतरेगा तो ये आ जाएगा 812, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 चौके 16, 68 1 69, 996। अब इसे हम घटाएं तो 12 में से 6 गया 6 और ये बचा 80, 80 में से 69 जाएगा तो ये आ जाएगा 116, 116। अब 174 से हम इसको 174 को हम डिवाइड करेंगे 116 से, ये वाले नंबर को, तो एक बार जाएगा तो 116। अब यहाँ से हम घटाएं 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे 6, 6 में से 5, 6 में से 1 गया 5, 58। तो 58 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 116 को, तो 58 दूनी 116, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो नंबर होगा यही इसका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। तो जिससे जो शेषफल 0 आता है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था उसको भी बता देता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला। जैसे इसमें दिया हुआ कि एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है, तो कोई कॉस्ट प्राइस मान लें और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 128, क्योंकि लाभ पर बेची जाती है 28% पे, तो हो जाएगा 128। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 50 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो इसमें हम 100 तो नहीं मान सकते क्योंकि 50 रुपए की वृद्धि की जाती है और इसके लिए हमें 100x मानना पड़ेगा, और अगर हम 100x मानेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करें कि जो 100 के मल्टीपल में ऑप्शन दिए हुए हों उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जिससे कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम आंसर लगा देंगे। तो इसमें देखें आप 100 के मल्टीपल में केवल ये ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो हम इसको बेस लेके इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यही आंसर करेक्ट हो गया तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा कम ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू से निकालेंगे।
तो चलिए 100 लेके हम करते हैं पहले। 100 अगर 400 होता, कॉस्ट प्राइस अगर 400 होता, तो 28% की लाभ पर बेची जाती है, तो ये कितना हो जाता? 28 चौके 112, 28 चौके 112, 112 इसमें और जुड़ जाता, तो ये हो जाता 512। तो कॉस्ट प्राइस अगर 400 होती, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाती 512। अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 50 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। तो इस कॉस्ट प्राइस में 50 रुपए बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 450। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो होगी, विक्रय मूल्य जो होगा, 18 रुपए की कमी कर दी जाए। 18 रुपए की कमी किसमें की जाती है? ये इस वैल्यू पे। तो अगर हम 18 इसमें से घटा दें, 512 में से 18 घटाएं, तो 412 कम हो जाएगा, और 6 और बचा, तो 6 इसमें कम होगा, तो 494। कह रहा है कि लाभ 11.6% होगा। तो कह रहा है कि ये जो अब बचेगा, ये जो वैल्यू होंगी, तो इससे 11.6% का लाभ होगा। अगर हम यहाँ पर लाभ निकाल लें, परसेंटेज लाभ निकालें, परसेंटेज प्रॉफिट, अगर ये 11.6% हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम निकालें SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, क्योंकि हमने जो वैल्यू मान के किया है, इसलिए हमें ये मतलब कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 11.6% क्या ये आता है कि नहीं आता है। तो 450 घटाएं 994 में, तो ये हो जाएगा 44, और सीपी है 450 गुणे 100। सॉल्व करें तो ये है लगभग, अगर हम 450 को 440 के लगभग मान लें, क्योंकि लगभग वैल्यू निकाल लें, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 10। तो 10%, 10% से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है, तो 10% से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगी। तो ये तो वैल्यू नहीं होगी, ये तो वैल्यू नहीं होगी 400 वाली। तो वैल्यू होगी कौन? परसेंट कम आया है, तो कॉस्ट प्राइस जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। वैल्यू इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 11.6% हमें चाहिए था वैल्यू, 11.6% हमें वैल्यू चाहिए था, जो प्रॉफिट होना चाहिए था 11.6% चाहिए था, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए थी। तो इससे बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हो गई, ये जो 450 हुई ये बड़ी संख्या हो गई, तो इससे छोटी संख्या क्या है? इसमें केवल ऑप्शन में आप अगर देखें, तो ये है केवल 350, 350 ही है। तो यही जो वैल्यू होगी, ऑप्शन 2 जो होगा, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे यहां पर जो आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाले, ये 10% से थोड़ा सा कम आया। तो ये कम क्यों आया? क्योंकि जो ये वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी, ये ज्यादा थी, ये ज्यादा से डिवाइड कर रहे थे। अगर हम इसे कम से डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा आएगा। तो ये जो 350 वैल्यू होगी, 400 से छोटी वैल्यू होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।